नेहरू जो थे उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था इस पे काम करना 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे, पर बिफोर हिज डेथ ही वॉजंट एबल टू कंप्लीट दिस वर्क। उनके डेथ के बाद ये 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ऐसा माना जाता है उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं ये चाइनीज के साथ जो वॉर थी वो है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि नेहरू की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी चाइनीज से। लाइक ये बहुत फेमस कोटेशन था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो अब कहीं ना कहीं चाइनीज ने ये जो हम पे एग्रेशन दिखाया, इसकी वजह से नेहरू जो थे कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट ऐसा हो जाना। एनी हाउ कमिंग ऑन, तो 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उन स्टेट्स के लिए पास हो रहा था जहां पे किसी रीजन की वजह से लैंड रिफॉर्म्स नहीं पास हो पा रहे थे, जैसे कि राजस्थान और पंजाब, ऐसी जगहों पे। तो इस 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1964 में आता है। इसे 1965 में चैलेंज किया जाता है सज्जन सिंह के केस में, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या कहा जाता है, इस केस में भी सेम जो शंकरी प्रसाद में कहा गया, बेला बनर्जी के केस में कहा गया, ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, राइट। तो उसके पावर के ऊपर ये जुडिशरी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है, देखो गवर्नमेंट स्ट्रांग थी तभी जुडिशरी इतनी वीक एक्ट कर रही है, और गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं रहती तो जुडिशरी इतनी वीक नहीं रहती। अब तक तो जो हम सुनते हैं ये सुनते हैं कि मतलब जो इधर है सुप्रीमेसी किसकी दिखाई गई, यहाँ पे पार्लियामेंट और जुडिशरी की सुप्रीमेसी में से किसकी सुप्रीमेसी को चूज किया गया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को। तो अब इसे ही आगे बढ़ाते हुए 1967 में सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया जाएगा, लेकिन इस बार डिसीजन कुछ और ही होगा। और जो मैंने आपको पावर रूल के बारे में बताया था कि जब गवर्नमेंट स्ट्रांग रहेगी तो जुडिशरी वीक, और जुडिशरी स्ट्रांग है यानी कि गवर्नमेंट वीक रहेगी। तो अब देखेंगे हम लोग वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, जिसे पहली बार 11 जज की बेंच बैठी थी, दैट्स गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये जो केस रहते हैं इसके अंदर जितने भी अब तक जजमेंट दिए गए थे, चाहे वो शंकरी प्रसाद के केस में दिया गया हो, चाहे वो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के में दिया गया हो, उन सारे जजमेंट को रिवर्स कर देती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है कि जो आर्टिकल 368 है इट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13। दैट मीन्स ऐसा पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकती जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करता हो। उस लॉ को जुडिशरी के पास पावर है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जुडिशरी ने अपनी पावर को वापस रिस्टोर किया। जुडिशरी ने ये दिखाया कि वो पार्लियामेंट से स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे पूरी की पूरी लिमिटेशन लगा दी गई, यानी कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करता है। अब ये केस देखो 1967 में था, उस टाइम के गवर्नमेंट याद करो। इससे जस्ट पहले क्या हुआ था, 1964 में नेहरू की डेथ हुई। फिर क्या हुआ कि देखो फिर आता है कि लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की फिर डेथ हो जाती है पाकिस्तान के वॉर के बाद। तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअली उस टाइम जो प्रेसिडेंट रहते हैं कांग्रेस के, वो रहते हैं के कामराज, जो कि सीएम रह चुके हैं तमिलनाडु के 9 इयर्स तक। अब क्या होता है कि कामराज के पास आता है मौका कि अब किसे बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर। तो अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, मोरारजी देसाई। ओके, मोरारजी देसाई ही बेसिकली बनना चाहते थे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कोई डिजर्विंग था नेहरू के बाद तो वो थे मोरारजी देसाई। लेकिन क्या हुआ, कामराज जो थे, कामराज को इंडियन डेमोक्रेसी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किंग मेकर भी कहा जाता है। लेकिन कामराज जो थे वो थोड़े डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर हम मोरारजी देसाई को पीएम बना देंगे तो उनके पावर को रोक टोक करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे सरकार संभालना जो देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, अभी अभी उसने डेवलपमेंट शुरू करी है, हम बस सरकारें ही देखते रह जाएंगे, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कामराज क्या करते हैं, डिसाइड करने के बाद वो क्या करते हैं, सोचते हैं इंदिरा गांधी को, जो कि लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नेंस के अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वाली मिनिस्ट्री में काम करती थी इंदिरा गांधी, उनको बना दिया जाए पीएम। उनको पीएम इस वजह से बनाने के लिए नहीं कहा था कामराज ने क्योंकि उनके अंदर बहुत काबिलियत है, नहीं, उनको पीएम बनाने के लिए इसलिए कहा था कि कामराज उनकी पावर को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि कामराज के नजरों में वो क्या थी, गूंगी गुड़िया का नाम दिया जाता था। वो तो बाद में पता चला कि
क्या एक्चुअल नाम होना चाहिए, लेकिन तब सबको लगा कि ये क्या कर पाएंगी, लाइक इंदिरा गांधी क्या कर पाएंगी, तब सबको ये लगता था। उनका जो इमेज था इट वाज लाइक गूंगी गुड़िया, शी इज सो साइलेंट एंड ऑल दिस। बट लेटर जो हुआ, तो पर जब नई नई बनी सरकार, अब इसके पीछे इलेक्शन का भी और इशू है। मोरारजी देसाई ने मना कर दिया, कहा कि ही ओनली वांट्स टू बी द पीएम। फिर वोटिंग भी हुई, इंटरनल वोटिंग के बाद भले ही वो जीत गई इंदिरा गांधी, उसके बाद तो इंदिरा गांधी ही अपॉइंट हुई। अब तब वो नई नई बनी थी पीएम, तो उनके पास इतनी पावर थी नहीं, मतलब हमारी सरकार कमजोर हो चुकी थी। जहां सरकार कमजोर हुई वहां पे जुडिशरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जैसा हमने 1967 के, इसमें भी 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर को बढ़ा लिया और बोला कि जो पार्लियामेंट है ऐसा कोई भी लॉ नहीं पास कर सकती जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी के अंदर तो धीरे धीरे डिक्टेटर वाली क्वालिटी आ रही थी, शी वॉज गेटिंग ऑल दोज क्वालिटीज। तो अब आगे देखो किस तरीके से काम करती है, फिर किस तरीके से इन लोगों के बीच में पावर टसल चलता है, पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में। अभी इसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आएंगे, फिर देखना कि किस किस तरीके का पावर टसल चलेगा और फाइनली क्या व्यू आता है। तो अब जब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन पास हुआ था, उसे जानने के लिए हमें सबसे पहले उस टाइप की गवर्नमेंट जानेंगे। जब भी कोई जुडिशरी लॉ पास करती है, आप एक बार ध्यान रखना, जुडिशरी कोई भी अमेंडमेंट है, जुडिशरी कोई भी ऐसी चीज लाती है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो अकेले जुडिशरी की देन नहीं रहती कि वो लॉ ऐसा आया, नहीं। इसके पीछे पूरी पार्टीज, जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं गवर्नमेंट के, कहीं ना कहीं सबका योगदान रहता है, तो ही जाके उस तरीके का अमेंडमेंट आता है। तो उससे पहले मैं आपको गवर्नमेंट के फंक्शन समझाती हूँ। देखो 1967 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद, उनकी डेथ तो खैर जो कॉन्स्पिरेटर्स है उनका कहना है कि केजीबी ने करवाया है, क्योंकि जिस दिन ताशकंद एग्रीमेंट साइन होना था, I mean, उसी दिन रात को ही डाइड, पाकिस्तान के साथ जब वो साइन होना था, पाकिस्तान से वॉर के बाद। तो क्या हुआ कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो कि केजीपी वालों ने मरवाया है, बट कॉन्स्पिरेटर्स कैसा कहता है, बट हु नोस द ट्रुथ, लेकिन ही डाइड। ओके, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि तो इंदिरा बन जाती हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कामराज के हिसाब से गूंगी गुड़िया थी, इनके ऊपर कंट्रोल लगाना इजी होगा। नाउ सी, यही गूंगी गुड़िया, हाउ शी इज चेंजिंग हरसेल्फ, हाउ द डिक्टेटरशिप इमर्जिंग द वे यू कैन सी हियर। तो 1967 में क्या होता है, ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका था। क्यों स्प्लिट हो चुका था? मोरारजी देसाई जो थे वो अलग हो गए थे, क्योंकि वो इंदिरा से हार चुके थे, और तो बेसिकली दो हो गए थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा, ठीक है, मोरारजी और इंदिरा। अब इसके बाद क्या होता है कि 1967 में तो यही होता है, अभी सरकार जो है कमजोर है, दो हिस्से हो रखे हैं। अब क्या होता है, इंदिरा गांधी आती हैं, एक साल तो ऐसे ही रहती है, उसके बाद फिर क्या करती हैं, 1969 में वो क्या करती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि अगर पावर में रहना है तो पुअर्स के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करती है कि गरीबों के लिए काम करना शुरू कर देती है। तानाशाह भी बाहर आ रहा है, तो फिर क्या करती है, वो बैंक नेशनलाइजेशन पास कर देती है। अब उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई। उन्होंने एक बार भी मोरारजी देसाई से कंसल्ट नहीं किया और बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये तो बहुत गलत था। अब क्या हुआ, सबको समझ आ गया कि इनके अंदर कहीं ना कहीं डिक्टेटर वाला कीड़ा आ रहा है। तो अब सब मोरारजी, जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, कामराज वगैरह, ये सब मोरारजी के फेवर में चले गए। अब इंदिरा को पता चल चुका था कि जल्दी ही जो सरकार है, मतलब कांग्रेस जो है, वो स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद इस केस के लिए 14 बैंक की लिस्ट निकलती है, उन लोगों का नेशनलाइजेशन होना होता है। तो एक केस आता है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो पिटिशनर रहता है वो एक शेयर होल्डर रहता है, मतलब जो ओनर्स वगैरह शेयर होल्डर सब प्रोटेस्ट करते हैं इस बात को। तो आरसी कूपर का केस आता है, इसके अंदर जो पिटिशनर की तरफ से जो वकील थे वो एन ए पालकी वाला थे। एन ए पालकी वाला ने मतलब इतने लैंडमार्क जजमेंट दिलवाए हैं, मिनर्वा मिल्स, केशवानंदा भारती, आप जितने भी मतलब ऐसे केसेस है ना जिसमें कुछ अलग हुआ है, आउट ऑफ द नॉर्मल, एक्सेप्शनल कुछ हुआ है, तो उसमें एन ए पालकी वाला वॉज प्रेजेंट, ठीक है। एन ए पालकी वाला इंदिरा गांधी के बहुत ही खिलाफ थे। तो यहाँ पे क्या करती है, बैंक नेशनलाइजेशन शुरू करती है, तो पिटिशनर केस फाइल करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट रहती है वो बोलता है कि ये जो मतलब ये जो एक्ट था पार्लियामेंट का, वो एक्ट जो था वो
वैलिड एक्ट नहीं है, वॉइड एक्ट है। क्योंकि ऐसे एक तो सबसे पहले बात इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, उसका आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का वायलेशन हो रहा है, तो इसे चैलेंज किया गया था इस केस को। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, यू कैन रीड दिस जजमेंट। तो 1969 में बेसिकली ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि अब आप देखो इंदिरा के अगेंस्ट लोग जाने लग गए हैं, मतलब इंदिरा को अब स्ट्रॉन्ग पावर बनानी है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब देखते हैं 1970 में क्या होता है। इंदिरा क्या करती है, जो आपको पता है कि जब प्रिंसली स्टेट्स को अपने पास किया जाता था तो उन लोग की एक कंडीशन, उन लोग को एक पर्क्स दिए गए थे। उन पर्क्स में से एक पर्क ये था कि उन लोगों को प्रीवी पर्सेस दिए जाएंगे, मतलब वो आराम से रह सके और उन लोगों को जो सरकार है पैसा देगी। तो क्या किया 1970 में इंदिरा गांधी ने उसे अबॉलिश करने की बात करी। तो लोकसभा में तो पास हो ही गया था, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ एक वोट से रह गया था। लेकिन अब वो क्या करती हैं, अमेंडमेंट लाती हैं और इन प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर देती हैं। जो डेफिनेशन रहती है ना प्रिंसली स्टेट्स की, उसे ही बदल डालती हैं। अब उस डेफिनेशन के अंदर कोई भी प्रिंसली स्टेट नहीं आता। तो सीधी सी बात है, इन प्रिंसली स्टेट को पैसे नहीं मिलते, तभी तो आप सुनते हो कि जितने सारे जो महल है सबका होटल्स बन गए, ये हो गया वो हो गया। तो मेन रीजन यही है क्योंकि इन लोग के जो पैसे आते थे सरकार से आते थे, लेकिन अब वो पैसे ही चले गए। तो उसके बाद फिर आर्टिकल 291, 362 इन सबको हटा दिया गया। आर्टिकल 291 बोलता था कि जो प्रीवी पर्स मिलेंगे वो बिना किसी टैक्स के उन लोगों को मिलेगा, जो पैसा मिलेगा। उसके बाद ये जो पैसा होता था उन्हें कहाँ से मिलता था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता था, मतलब उसके ऊपर पार्लियामेंट वोट भी नहीं कर सकती थी। तो इन सब चीजों को हटा दिया गया। तो सबसे पहली चीज ये करती है। अब क्या हुआ, जितने भी प्रिंसली स्टेट वाले लोग थे सब इनके अगेंस्ट हो गए। इनफैक्ट इसमें से माधवराव सिंधिया जो थे उन्होंने केस भी किया, माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इंदिरा गांधी का एक्ट था वो वॉइड है। अब देखो तीन चीजें हो गई इंदिरा गांधी के साथ, तीन चीजें हो गई। सबसे पहली बात गोलकनाथ वाली चीज कि भाई सब चीज पार्लियामेंट के पूरी पावर पे अमेंडमेंट ला, मतलब पूरी के पूरी पावर को लिमिट कर दिया गया है। उसके बाद नेशनलाइजेशन में भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, उसके बाद प्रीवी पर्स वाले में भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो इस तरीके से करते करते अब इन्हें 3 तरीके के वुंड मिल चुके हैं। अब क्या होता है 1972 में कांग्रेस के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो रहता है इंदिरा गांधी जिसमें रहती हैं, अब बाकी लोग दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। पर इंदिरा गांधी ने वहां से भी शुरू किया एंड उन्हें पूरा सपोर्ट मिला लोगों का, ठीक है। क्योंकि क्यों उन्होंने लोगों को दिखाया कि पुअर पीपल के लिए वर्क करते हैं, शी शोड क्यों उन लोगों के लॉज ला रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवी पर्स, बैंक नेशनलाइजेशन, कहीं ना अर्बन सीलिंग लिमिट। तो कहीं ना कहीं इससे जो था ये पुअर के फेवर्स में था, डेफिनेटली फेवर्स में था, लेकिन जो अर्बन क्लास वाले लोग थे, हाई क्लास वाले लोग थे, उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। बेसिकली देखा जाए तो जो लॉ मेकर्स भी थे उन लोगों को भी ये आदतें नहीं पसंद आई थी। वाई? बिकॉज शी वॉज गेटिंग अ डिक्टेटर एंड दिस इज नॉट व्हाट इज मेंट टू बी डन अंडर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनकी प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। अब इससे पहले इसी बीच क्या होता है कि प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन से रिलेटेड जब बात होती है, इंदिरा गांधी जो थी वो कभी से भी राधा कृष्णन को नहीं चाहती थी कि वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनके पापा चाहते थे राधा कृष्णन बन जाए प्रेसिडेंट, की एक तरफ से माइनॉरिटी जो है उन्हें सपोर्ट मिल जाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस बार क्या करते हैं कि हम नॉट एक्चुअली माइनॉरिटी, साउथ साइड को बेसिकली रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। तो इंदिरा ने इस बार सोचा कि वो जाकिर हुसैन को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगी, बिकॉज जाकिर हुसैन एक तो मुस्लिम मतलब माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं फर्स्टली, सेकेंडली ही वॉज एजुकेटेड, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वट एवर शी वॉन्ट्स शी कैन डू दैट। लेकिन जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं वीवी गिरी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो वीवी गिरी रहते हैं। अब यहाँ पे देखो किस तरीके के लॉज पास हुए। वीवी गिरी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। अब कांग्रेस में बात चलने लगी कि किसी प्रेसिडेंट बनाया जाए, सबने कहा कि रेड्डी को बनाया जाएगा प्रेसिडेंट। ये ठीक है, ये थे साउथ साइड से, रेड्डी को बनाया जाए प्रेसिडेंट। लेकिन अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी नीलम संजीवा रेड्डी बने प्रेसिडेंट, बिकॉज वो उनके पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, बहुत रोकेंगे टोकेंगे, और हाँ वो ऐसा करते। फिर क्या होता है कि लेकिन जब 1980 में जब इंदिरा गांधी थे पीएम तो रेड्डी ही थे प्रेसिडेंट, वो बात अलग है। तो क्या होता है, उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। अब वीवी गिरी
जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। अब कौन बन गया था प्रेसिडेंट, वीवी गिरी, और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन थे, रेड्डी थे। इंदिरा जाके बोलती है वीवी गिरी से कि तुम क्यों नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे, तो वीवी गिरी का यही कहना था कि वो कैसे जीतेंगे इलेक्शन, क्योंकि देखो जो सेंटर की तरफ से नॉर्मली जिसे अपॉइंट किया जाता है ना वही जीतता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि सेंटर से किसी प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया हो और वो ना जीता हो। तो वो बोलती है इंदिरा गांधी कि यू गो, आई विल सी द रेस्ट सिचुएशन। लेकिन चलो वीवी गिरी मान के इलेक्शन में खड़े होने के लिए, लेकिन मान लो वीवी गिरी रिजाइन कर देंगे वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन देखेगा, है ना। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ो, प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन देखेगा, मतलब क्या कंट्री बिना प्रेसिडेंट के रहेगी। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि वो इस सारे सिचुएशन देख लेगी। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, अमेंडमेंट लाते हैं, बोलती हैं कि जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीधे मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई तो होगा ही जज। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सी कितनी इंटरेस्टिंग बात है, वीवी गिरी क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के औहदे से वो रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं खुद को ही एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, उस अपने खुद के ही रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से। उसके बाद होते हैं इलेक्शन, अब पहली बार सेकेंड राउंड तक काउंटिंग होती है, और सेकेंड राउंड तक काउंटिंग होने के बाद क्या होता है, वीवी गिरी बन जाते हैं प्रेसिडेंट। अब उस टाइम इंदिरा गांधी इसमें इन्वॉल्व हुई थी, डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई। इंदिरा गांधी ने बोला कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कंट्री के लिए होता है। आप ऐसा मत देखो कि ये इस पार्टी से है, इस पार्टी से, नो, आप देखो कंट्री के लिए कौन सुटेबल है। तो डेफिनेटली तो वीवी गिरी जीत गए। तो ये थी प्रेसिडेंट की थोड़ी सी स्टोरी। मैंने वैसे प्रेसिडेंट वाले पार्ट में इससे पहले प्रेसिडेंट की वीडियो कंप्लीट कर रखी है, तो उसमें मैंने आपको ये बता रखा है। तो यहाँ तक थी कुछ बातें थी रिलेटेड था इंदिरा गांधी। अब क्या होता है, इंदिरा गांधी क्या करती है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती हैं। 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आती है, 25th, 26th, ऐसे 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक ले आती हैं। अब इसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया। So that's it for now. We will continue this in our next video. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.